स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज संडे है और इस टाइम पे आप अगर देखेंगे 181 पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बाद आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि लगभग 500 से ज्यादा ऑनलाइन कोचिंगें एक्टिव हो चुकी हैं आप सभी के लिए। आप जल्दी से उनके जाल में फंस जाइए और जाके उनका कोर्स परचेज कर लीजिए। मेरे भाई, अगर आप एग्जाम आरओ का एग्जाम देने से पहले कभी भी उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन को नहीं पूछता है। ठीक, तो हम प्रत्येक अभी तक जितने आरओ के पेपर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हुए हैं, हम लोग अपने तरह सुपर एग्जाम अड्डा पे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर प्री और मेंस दोनों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा सेट है वो सेट है हमारा कब का, ये प्री एग्जाम की डेट है 5 दिसंबर 2021। प्री एग्जाम हुआ था आरओ का, यूपी का है, यूपी पीसीएस का है। ठीक है, चलिए सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है ये समीक्षा अधिकारी का। इसमें जो पहला प्रश्न है मेरा, 60 प्रश्नों को श्रृंखला में बनाएंगे। पहले वीडियो में 60 प्रश्न और दूसरे वीडियो में भी 60 प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप उबने लगेंगे। हम ज्यादा समय को नहीं व्यर्थ करेंगे, मुद्दे पे ज्यादा बात की जाएगी। चलिए, अब इस पहले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखें जो एग्जाम दे चुके होंगे या जो तैयारी के लिए आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फाहियान। ये कह रहा है कब आए हैं फाहियान? 399 से 414 के आसपास। तो ये 414 या 412 लगभग किताबों में ही टाइमिंग मिल जाती है, ये सही टाइमिंग है। ह्वेनसांग 629 से 645। तो ह्वेनसांग की भी जो टाइमिंग लगभग दी हुई है वो लगभग सही टाइमिंग है। इतसिंग क्या दिया गया है? इतसिंग आपका दिया हुआ गया है। इतसिंग का 679 से 695 दिखाया गया है। इतसिंग की टाइमिंग है 671 से 693। कितनी है? 671 से 693 टाइमिंग है। दूसरा दिया गया है आपको अल मसूदी। दूसरा क्या दिया गया है? अल मसूदी दिया गया है। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो अल मसूदी की जो टाइमिंग आपको मिलेगी वो मिलती है 915 के आसपास, 913 से या 915 से 916। लेकिन अब इस ऑप्शन के हिसाब से ज्यादातर ऑप्शन ये लगना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अल मसूदी की जो टाइमिंग हमें मिलती है वो टाइमिंग क्या मिलती है? 915 से 916। लेकिन अब अगर आपको इसमें जानना है तो आयोग ने इसमें कौन सा उत्तर सही माना? आयोग ने उत्तर सी को सही माना है, क्योंकि इतनी इतसिंग की टाइमिंग को सही से नहीं माना है। ठीक, सेकेंड, अब फाहियान, ह्वेनसांग और इतसिंग ये तीनों चीन के यात्री हैं। तीनों कहाँ के यात्री हैं? चीन के यात्री हैं। और ये कहाँ का है? बगदाद का यात्री है। ये कहाँ का है? बगदाद का यात्री है। अब आप देखिए, जितनी किताबें आप पढ़ेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, किसके काल में आए, क्या आए, ये इंपॉर्टेंट दिया जाता है। लेकिन इनकी टाइमिंग कब आई तो आप पहला ही प्रश्न आप देख लीजिए, जो बच्चों के लिए टफ एग्जाम का सूचक माना जाता है। इसमें रटना नहीं है, तुमको यहां से सोच के पढ़ना है, किसके साथ किसको रिलेट करके लेके चलना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ठीक, हर्षवर्धन। पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? हर्षवर्धन। यार हर्षवर्धन को जनता ने नहीं चुना है, तो पहले तो हर्षवर्धन क्या हो गए? गलत हो गए। दूसरा दिया है गोपाल, हर्षवर्धन क्या हो गए? गलत हो गए। अब तुरंत अगर हम ऑप्शन पे तुमको लेके आए तो उसमें दिया है 1, 2 और 4, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या दिया है? 2, 3, 4, 2 गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। यशोवर्मन अगर आप पढ़े होंगे तो राजपूत युग इतिहास, तो यशोवर्मन भी जो है कैसे नहीं है? जनता द्वारा नहीं चुने गए। जनता द्वारा चुने गए हैं गोपाल। बंगाल में गौड़ वंश के बाद अराजकता को गौड़ वंश की समाप्ति के बाद जब गोपाल को जो है जनता द्वारा बैठाया गया है, और ये पाल वंश के संस्थापक हैं। और जनता द्वारा किसको चुना गया है? नंदी वर्मन को चुना गया है। तो इसमें जो है 2 और 4 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
2 और 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतिहास में उनको राजपूत युग सबसे कम पढ़ाया जाता है, राजपूत युग या राजपूत काल, वहां से ये दोनों क्वेश्चन लगभग वही के हमारे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब आपको अगर पता हो, आप खिलजी वंश पढ़ रहे हो, खिलजी वंश आप पढ़े हो, खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का जो हमारा तीसरा शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। क्या नाम था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसका नाम था। और इसके बारे में एक कहावतें थी कि नग्न होके आ जाता था, विचित्र हरकतें करता था। तो इसी को खत्म करने के लिए जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जो पंजाब का सूबेदार था, उसने एक नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि सुल्तान क्या है? सुल्तान हिंदू धर्म को मानने वाला है, या इसके समय पे हिंदू धर्म को संरक्षण ज्यादा है। गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का जो गवर्नर था वो कहाँ पहुंचा? दिल्ली, और उसे दिल्ली सुल्तानों को इकट्ठा करके इसकी हत्या कर दी और नए तुगलक वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये तुगलक, सॉरी, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश नहीं, नसीरुद्दीन महमूद नहीं, बलबन नहीं। तो अस्थायी सेना और सीमाओं की सुरक्षा की सेना की नियुक्ति सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने प्रारंभ करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कोई अगर तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में टाइमिंग आ जाए, अलाउद्दीन की टाइमिंग क्या है? आरो के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इल्तुत की टाइमिंग क्या है? इल्तुत का वंश क्या है? नसीरुद्दीन महमूद किस वंश का है? बलबन की टाइमिंग क्या है? ये चीजें दिमाग में तुरंत एक पेन पेपर लेके काम करो और प्रैक्टिकली पढ़ाई करो। किसी कोचिंग बहुत लोगों चैन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को देखो और कैसे पूछा उस लेवल पे तुमको उतर के चढ़ना है। आ जाओ अगला प्रश्न, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। अब आपको बता दें कि कौन, अगर आप दूसरा क्वेश्चन यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन हम कर दें कि बेटा ये बता दो कि बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था या बंगाल का पहला नवाब कौन था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मरने से कुछ समय पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का क्या बनाया था? सूबेदार। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मर गए तो उनके कुछ समय बाद मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या घोषित कर लिया? स्वतंत्र, और बन गया कहाँ का नवाब? बंगाल का पहला नवाब बन गया। बंगाल का पहला क्या बन गया? नवाब। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान था मेरे भाई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अब मेरे प्यारे भाई, जब तुम पढ़े होगे इसको तो तुम्हें मिला होगा गुरु अंगद। क्या मिला होगा? अंगद का नाम। लेकिन गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु तो है ही, लेकिन उनका ही नाम क्या है? उनका नाम है लहना। क्या नाम है मेरे भाई? लहना उनका ही नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा लहना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? पुर्तगाल का कौन सा यात्री नहीं है, आपको ये बताना है। तो भैया दुआर्त बारबोसा पुर्तगाली है, ये तो ठीक पुर्तगाली यात्री है। डोमिगो पायस भी पुर्तगाली यात्री है। पीटर मुंडी और फर्नौल नूनीज, तो फर्नौल नूनीज पुर्तगाली है, लेकिन पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं, यह एक ब्रिटिश नागरिक है। यह एक कैसा नागरिक है? ब्रिटिश यात्री है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इनके समय को हमको यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है कि भैया तुमको इनकी डेट याद होनी चाहिए। तुमको इनकी डेट क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की
स्थापना। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। कब की थी? 1913 में। दूसरा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ये किया गया भैया 1905 में। ये कब किया गया? 1905 में। इस पे अगला लिखा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। किसके बंगाल गजट का प्रकाशन? हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। ये किया गया है 1780 की घटना है ये। उसके बाद किया गया सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये किया गया है 1784 में। अब तो तुम आंसर अपने आप निकाल लोगे। तो सबसे पहली घटना 1780 मतलब तीसरा कॉलम। ना तो तीसरा इसमें है ना तो तीसरा इसमें है, इन दोनों में तीसरा है। तीसरे के बाद दूसरी घटना चौथा। अब देखो एग्जाम कितना टफ है तुम्हारे लिए। पहले में दोनों में तीसरा, दूसरे में दोनों में चौथा। अब आगे का मामला फंसा। अब 1913 पे एक है, 1905 पे 2 मतलब 1902। तो 1902 जब तुम लगाओगे तो आ जाएगा 2 और फिर 1। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें सही आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या कहता है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। भैया इसकी स्थापना हुई थी 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को। 10 जुलाई 1800 को हुई थी। ये कथन हमारा पहले ही क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। ये तो यार सही है। तो केवल 1 गलत, केवल 2 सही। इसमें कोई मतलब हमारे लिए नहीं होगा, तो हम किसको सही कर देंगे? केवल 1। अब आपको बता दें 1806 में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया और इनका प्रशिक्षण कहाँ होने लगा? इनका प्रशिक्षण होने लगा हेलेबरी ब्रिटेन में। किनका? ब्रिटिश अधिकारियों का प्रशिक्षण भारतीय भाषाओं का हेलेबरी ब्रिटेन में भी होने लगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें थोड़ी सी आपको देखने में समस्या हो रही होगी। मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। तो मैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था ये। अभिकथन ये है आपका ए और आर आपका कारण जो है, कारण आपका ये वाला है। मैं पढ़ दे रहा हूं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये कथन अभी तक सही है। दूसरा क्या कहता है? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वो जो ब्रिटिश ब्रिटेन में भारतीय जनमानस रहती थी उनको प्रभावित करना चाहते थे दादा भाई नौरोजी, और वहां पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही, ए गलत है किंतु आर तो दोनों नहीं है। इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सही कथन। क्या दिया गया यहां से? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है। आर जो कारण है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। पहला कथन क्या है? 1919 में परीक्षा कहाँ होनी थी? भारत में होनी थी। ये सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 जो सिविल सेवा का रिजल्ट है 1941 का, उसमें भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी कथन हमारा क्या है? सही है। ये दोनों कथन हमारे क्या है? दोनों कथन हमारे मेरे भाई सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध में भोजपुरी में लोकगीत कविता फिरंगिया
लोकगीत कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? तो यहाँ पे नाम है भैया मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा नाम है। और इन्होंने कौन सी कविता लिखी थी? इन्होंने कविता लिखी थी फिरंगिया, और वही कविता असहयोग के समय कब लिखी थी? असहयोग के समय जिसका प्रयोग हुआ था, वहां गाया जा रहा था। किसके समय? असहयोग आंदोलन के समय लिखी गई कविता थी ये, जो गाया जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? एक सेकंड आप रुक जाइएगा। अब मेरे भाई प्रश्न नंबर 13 में अगर देखा जाए तो किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है राम प्रसाद बिस्मिल की। लेकिन इसमें कुल कितने लोग थे? अगर हमें सीधा राम प्रसाद बिस्मिल का जवाब देना है तो हम दे दिए गोरखपुर में। लेकिन अब अगर हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने लोग हैं? राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी है। कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी है, राजेंद्र लाहिड़ी है। तो ये दो लोग हैं, तथा दो लोग और हैं। वो कौन है? अशफाकुल्ला खान है। इस अगले पेज पे इसको आइए बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, काकोरी कांड के अगर बात करें तो पहला व्यक्ति कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पे हुई है? गोरखपुर में। कहां हुई है? गोरखपुर में। अब अगर तुम आरो यारो के बच्चे हो तो डेट पता ही होनी चाहिए, 19 दिसंबर 1927। 1927 राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी कहां हुई है? गोरखपुर में हुई है। अब राजेंद्र लाहिड़ी भी इनके साथ थे। कितने कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी की जो बेटा फांसी हुई है वो हुई है गोंडा में। वो कहां हुई है? गोंडा में हुई है। इसके बाद अशफाकुल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां कौन थे मेरे भाई? अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां की फांसी हुई है फैजाबाद में। कब हुई है? सॉरी, कहां हुई है? फैजाबाद में। इसके बाद रोशन सिंह थे। कौन थे? रोशन सिंह थे। और रोशन सिंह की फांसी हुई है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो इस प्रश्न के साथ इन चारों को पढ़ लिए। लेकिन अब इसके बारे में और थोड़ा सा आप जान लीजिए। सबसे पहले इन चारों को फांसी हुई और एक व्यक्ति और था जिसका क्या नाम है? सचिंद्र बख्शी। क्या नाम था? सचिंद्र बख्शी। सचिंद्र बख्शी नाम था। इनको क्या हुआ था? इनको उम्र कैद हुई थी। इनको क्या हुआ था? काकोरी कांड में पकड़े गए थे। इनको भी क्या किया गया था? उम्र कैद किया गया था। ये घटना कब की है? ये घटना है 9 अगस्त 1925 की घटना है। और इस घटना में HRA के हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कितने क्रांतिकारियों को? 29, जिसमें 4 को फांसी और 1 को उम्र कैद हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मिस है क्या? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक का कथन और दूसरे ठीक है कारण कहा गया है। देखिए अबे क्या है यार ये, चलो देखते हैं इसमें। ये आपका क्या है? ये आपका कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। तो ये तो त्याग दिया था, सही है। कारण कह रहा है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो भैया नाइटहुड की उपाधि तो त्यागी थी। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि क्यों त्यागी थी तो बता सकते हो? 1919 जलियांवाला के कारण। कारण क्या है? जलियांवाला के कारण। तो पहली लाइन तो सही है इसमें। तो अगर पहली सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्या लिख देंगे इसमें? ए सही है परंतु कौन सा गलत है? आर हमारा क्या हो जाएगा? गलत है।
अब इसमें दूसरा क्या कहता है कि ए और यहां से ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमारा क्या आंसर सही होगा इसमें हमारा आंसर सही होगा मेरे भाई सी वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1919 जलियांवाला के कारण अपना नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, वे असहयोग में भाग लेने के लिए उपाधि को नहीं त्यागे थे। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? किसका? 18वीं से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएगा बहुत देर तक। 15 नंबर 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक 1800 से 1900 के बाद कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता था? तो भैया स्थानीय शानो शौकत का जो यहाँ पे नाम दिया गया, पद क्या बनाया गया था? दरोगा का पद बनाया गया था। कौन सा पद? बहादुर की शानो शौकत के लिए कौन सा पद बनाया गया था? दरोगा का पद बनाया गया था। अगला जो प्रश्न होगा हमारा वो है प्रश्न नंबर 16। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। क्या कह रहा? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। 2030 तक, तो मेरे भाई ये भी सही था और ये भी सही ऑप्शन है। ये करंट को मिला के क्वेश्चन पूछा गया था, 21 का पेपर था। इसमें आप कौन सा लगाएंगे? एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है हमारा 17। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ये तो पता ही होगा बच्चे को कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है वायली की हत्या। क्या दिया है? वायली की हत्या। अब वायली की हत्या अगर हमें डेट नहीं पता है, किसकी डेट नहीं पता? वायली के हत्या की डेट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मदन लाल ढींगरा ने इनको मारा था। डेट नहीं कंफर्म थी। अब दूसरा क्या है? खुदीराम बोस को मृत्यु दंड। तो खुदीराम बोस को जो मृत्यु दंड हुआ है वो कब हुआ था? वो हुआ है 1908 में। खुदीराम बोस को मृत्यु दंड। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ। केसरी का आरंभ भैया हुआ है 1881 में। कब हुआ? 1881 में। अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद का अखबार पत्र था, समाचार पत्र था, और ये आया था 1912 के आसपास। लगभग शायद ये डेट क्लियर भी हो। अब देखो, अब हमको ये वाली एक डेट याद नहीं क्लियर है ये 1900 की ही घटना, 1900 के बाद की घटना है, 1900 के बाद की, पहले की नहीं। तो सबसे पहले 1881 नंबर 3। तो अब हम आ जाए अपने ऑप्शन पे। ये इंग्लिश वालों का ऑप्शन आगे दिया गया है, पीछे हिंदी का। 3, तो 3 को नंबर 1 पे रखना। ध्यान से देखो, 3 नंबर 1 ए वाले ऑप्शन में है और 3 नंबर 1 डी वाले ऑप्शन में। मतलब इन दोनों को पहले हम तुम गलत काट दिए ना। अब इन दोनों को जब गलत काट दिए तो अब देखो इसमें क्या दिया है? 2। 3 के बाद 1908 2, और यहां क्या दिया? 3 के बाद 4। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस वाले इसमें जो है ए उत्तर को आयोग ने माना है, लेकिन ब्रिटिश सरकार में 52% खर्च किस पे होता था? सेना पे होता था। किस पे? सेना पे किया जाता था। ठीक। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन सी झील है मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी? बुलर। इस झील से कितनी नदियों का वो होता है? किस नदी से बनी है?
झेलम। कैसी बनी है? झेलम से। और ये कैसी झील है? गोखुल झील का उदाहरण है, जो ज्यादा कोई नदी ऐसे बह रही, फिर एक ऐसी झील का ये उदाहरण है। ये गोखुल झील का उदाहरण है। झील क्या होता है? झील एक ऐसा तालाब यार मान लो जिसमें किसी एक तरफ से पानी की एंट्री हो और दूसरी तरफ से पानी निकलता रहा हो, वो क्या है? झील है। पानी डंप भरा है तो सागर या तालाब के रूप में आ जाएगा, झील नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तमरिया जनजाति। तमरिया, अगर अब आप जनजाति को करंट में मिला के चले होंगे तब इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तमरिया जनजाति को जनजाति में शामिल ही किया गया 2014 में। और किस राज्य की जनजाति में? झारखंड की जनजाति में इन्हें शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 14 में शामिल किया गया। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक गलत देखना है। राज्य और गर्म झरने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, झरने। अब हिमाचल प्रदेश में मणिकर, सही है भैया ये। उड़ीसा में तप्ता पानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी भी सही है भैया। गुजरात में नारायणी नहीं, नारायणी कहाँ है? राजस्थान में। नारायणी कहाँ है? राजस्थान में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसके हिसाब से सही माना जाएगा, ठीक है, वो गलत है। अगला प्रश्न कौन सा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्व प्रयोगों का चयन कीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। अब बहुत ध्यान से सामान्य से सबसे पहले मरुस्थली उठा के झोंक दो। अगर देखो क्या इससे ऑप्शन बन जाएगा, अगर बन जाए तो आइए देख लिएगा। डी बराबर 1। तो देखिए ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। डी में 2 जगह 1 है, इन पे दोनों पे विचार किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, बहुत पढ़ना नहीं सोचना है, नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बी है, बी में क्या देखना है हमको? इसमें कोई विचार नहीं करना, इस पे भी कोई विचार नहीं करना। उत्तर प्रदेश का नंबर क्या दिया गया है? ठीक, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2 नंबर, 2 नंबर कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अब अगर 2 नंबर उत्तर प्रदेश है तो इसमें 2 नंबर ए पे दिया गया है। तो एक जलोढ़ मिट्टी क्या उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी? यहाँ पे 2 नंबर पे सी दिया हुआ है, सी। लाल मिट्टी क्या पाई जाएगी? तो भैया उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी नहीं पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़। और वो कौन सा इंडिकेशन कर रहा था? ए को। किसको कर रहा था? इसको कर रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 वाला। क्या बनेगा इसमें उत्तर हमारा? इसमें हमारा उत्तर बनेगा जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली, काली कहाँ देखिए कहाँ बन रहा है? बी, काली, काली बना है महाराष्ट्र, लाल आंध्रा और मरुस्थली राजस्थान पे। 1-2 पता है तो आंसर में गलती नहीं करोगे। नाइजर, यार देखो तुम नाइजर क्या बताया तुमको? तिल समझते हो? तिल, अरे सॉरी, तिल। वही क्या लिखे हैं ये लोग? नाइजर लिखे हैं तिल को, ठीक, तिल, जिसका हम लोग तेल निकालते हैं, तिल का तेल, ठीक है। फसल, तेल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? अब भैया एक तिहावा तेल गिरता है, सुने हो ना? काली सरसों, काली सरसों और तिल में एक तिहावा तेल गिरता है। पीली सरसों में आधा तेल गिरता है। तो एक तिहावा मतलब कितना? 33 से 40% के आसपास लगभग। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 37 से 40, 47%, डी वाला, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 प्रकार की फसलों के बारे में बात कर रहा है। देखो, एक, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद वो फसल जिनकी जड़ गहरी में है उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। एक बार तुम गहरी जड़ की फसल ले लिए, दोबारा हल्की जड़ की फसल लगाओ जिसकी जड़ ऊपर हो, फसल बहुत अच्छी होगी। इकायदा कि गहरी लेने के बाद फिर गहरी लो, गलत है। दूसरा का लिखो, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए। अब गांव का किसान से पूछोगे, बेसिक बता देगा कि एक बार जो फसल वो अगली बार बदल देते हो तो बहुत अच्छा खेत की माटी हो जाती है, फसल की पैदावार
अच्छी होगी। तो इसमें तुम कौन सा उत्तर बताओगे? इसमें बताओगे केवल 2 वाला बता दोगे। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा भैया? अगला प्रश्न है 27। घटनाओं पे विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। अब ये क्या कर रहा है? भारतीय उद्योग, चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा बंगाल में है भैया, रिसड़ा में प्रथम जूट का मिल, भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन, बॉम्बे में प्रथम चीनी कपड़ा मिल का प्रारंभ। अब ये प्रश्न तब तुम उत्तर बता पाओगे जब इसका तुम्हें उत्तर पता हो। क्या पता हो? उत्तर मेरे भाई पता हो। अब जानते हो भारत में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, किसके द्वारा चीनी उद्योग का विकास? भारतीयों द्वारा। 1903 में शायद देवरिया के प्रतापपुर में सबसे पहली चीनी मिल की बात हुई है। प्रतापपुर में, ठीक। अब दूसरा क्या है? रिसड़ा बंगाल में जगह प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ। प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, तो जूट मिल का प्रारंभ हुआ भैया 1855 में। कब हुआ? 1855 में। ये जो रिसड़ा जगह है ये बंगाल में। कहा हुआ था? बंगाल में। जूट का मतलब बोरा जो बनता है, यही जूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्टील प्लांट का प्रथम बार उत्पादन। तो यार ये तो बहुत क्लियर नहीं है स्टील प्लांट, लेकिन ये अगला वाला प्रसिद्ध है। बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, तो ये हुआ है 1854 में। 3 तो यार हमें पता है, 54, 55, 3। तो सबसे पहले अगर हम ये तो इसके सूती वस्त्र के बाद ही का स्टील का उत्पादन होगा, ये तय है हमारा। तो एक बार आइए आंसर देख लिया जाए। तो हमारे हिसाब से जहां पे 4 हो उसको हम देखें सबसे पहले। तो यार 4 तो सबसे पहले कहाँ है? बी में है। इसका मतलब उत्तर कौन सा सही है? बी वाला सही है। बी वाला सही है। 4, फिर 2 पे कौन है? 2 पे हो गया 1855, फिर उसके बाद 3 आ गया, मतलब स्टील प्लांट इसी के बीच में कभी लगा होगा। नहीं याद है तब तो लगा लिया, लेकिन भारत में स्टील का प्लांट कब लगा? 1874 में लगा। इसको द्वारा, किसके द्वारा लगाया गया था? इसको द्वारा। कहां पे? झरिया में। कहां पे लगाया गया था? झरिया झारखंड में। और दूसरा लगाया गया था बर्नपुर बंगाल में। एक बार इसको देख के चलिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 28 सूची दिया गया है। ये खनिज और उनसे बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। यार 2 तो बच्चा बता देगा। पहला क्या? चूना पत्थर सीमेंट। ए बराबर 1, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए में क्या दिया है? 1 सही मानिए, सब गलत, बाकी 1 सही। 1 में क्लियर हो तुम। अब देखो बी बराबर 2, सी बराबर 3, एक क्रम में दे दिया इसने, तो बच्चों वाला प्रश्न अच्छा सा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के बाद, किसके बाद? जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत में भारत नहीं इतना आगे अभी है। वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा नहीं। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कहां पे है? कह रहा है कि संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। नदी तट पर स्थित नहीं है। अब आपको बता दें भिलाई। भिलाई क्या है भैया? भिलाई, तो भिलाई जो है हमको नदी तट पे। बोकारो तो यार है दामोदर पे। बोकारो तो दामोदर पर है। बोकारो दामोदर पर है, ठीक। उसके बाद जमशेदपुर या स्वर्ण रेखा पे है। किस पे है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे है। भद्रावती भद्रा पे है। भद्रावती भद्रा नदी पे है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती, ठीक। अगला प्रश्न, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो तौकते भैया अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। किसने किया था? म्यांमार ने मेरे भाई इसका नामकरण किया था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? रबर थाईलैंड 100% सही है। कहवा मंगोलिया, कहवा तो ब्राजील होना चाहिए सबसे ज्यादा में। जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील, तो भैया कहवा ब्राजील होना चाहिए ना, कहवा। ये वाला आपका क्या सुमेलित मंगोलिया नहीं होगा, गलत काट दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भैया मछली पकड़ना है, उत्पादन करना है, और चीन की जब आप एरिया देखेंगे तो प्रशांत महासागर की मेन में भी है और दक्षिण चीन सागर में भी है, और ये सबसे ज्यादा विश्व में मछली उत्पादन इसका पहला स्थान होता है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किस देश में उसकी ऊर्जा का आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? जल विद्युत से कौन सा देश प्राप्त करता है? तो 99% अब उसकी जो आवश्यकता है उसमें 90 प्राप्त करता है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा जल विद्युत कौन उत्पादित करता है, तब तुम बताओगे चीन। ये दूसरी बात है कि इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन किसको बताओगे? चीन को बताओगे। 90 की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, तो 99% सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? अगर अब आप इंडोनेशिया के ऊपर, शायद मैप तो नहीं लगा होगा इसमें, इंडोनेशिया के ऊपर देखेंगे तो एक देश है कौन सा? फिलीपींस। और फिलीपींस का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिंडानाओ। कौन सा द्वीप है? मिंडानाओ द्वीप है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है वादे की भूमि के नाम से। यह एक ऐसा द्वीप है जहां जल्दी कभी तूफान चक्रवात नहीं आते हैं, और यहाँ की जैव विविधता सबसे अच्छी है, इसलिए इसे वादे की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्न में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? भूमि साझा नहीं करता। ब्रुनेई, तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। इसका मैप शायद बगल में लगा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक तुम देखो, ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये तिमोर लेस्टे है, ये इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप है। अब फिर ध्यान से देखो, इस मैप पे एक ब्लैक लाइन खींची हुई, मैं वो लाइन शायद खींचने का प्रयास करूं। ये फिर एक लाइन खींची गई है, ये ठीक। उसके बाद अब आपको अगर मैं इसकी बताऊं कि ये है क्या, कौन सा द्वीप, तो मेरे प्यारे भाई ये द्वीप है हमारा, ये जो मैंने इसको गोला किया, ये द्वीप है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है। यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो इस मैप को देखो, ये स्पेशली बोर्नियो है। अब बोर्नियो में जो है रेड लाइन वाला बॉर्डर है, ये है मलेशिया। ये कौन है? मलेशिया। और जो ये वाला देश है ये है ब्रुनेई, और नीचे बोर्नियो पे कौन सा देश है? ये है इंडोनेशिया। ये कौन सा है? इंडोनेशिया। पीसीएस का क्वेश्चन था कि एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो पे कितने देश निवास करते हैं? इंडोनेशिया सबसे बड़ा पार्ट, दूसरा मलेशिया, ठीक, और तीसरा ब्रुनेई। तो इस प्रश्न में यह ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। किसके साथ? ब्रुनेई के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पॉलिनेशिया ओशिनिया द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका भाग कौन नहीं है? कौन नहीं है? तीनियन नहीं है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तीनियन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको यहाँ पे देशों के नाम दिए हैं, बहुत छोटे छोटे देश, जिनमें आप इन दो देशों के नाम तो सुने होंगे, लगभग बच्चे जो नई तैयारी में आए हैं इनके वो नाम तक नहीं सुने होंगे। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसमें आपका सुमेलित जो ऑप्शन नहीं है वो कौन सा नहीं है? बी। क्यों? क्योंकि डोमिनिका की जो राजधानी होगी वो होगी रुमाऊ। डोमिनिका की जो राजधानी होगी वो होगी रुमाऊ, और सारी राजधानियां सही हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते से घटने का क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते से घटने का क्रम। अब इसमें जो बढ़ते से घटने का क्रम है सही, वो तो डी है। वो कौन है? डी। लेकिन आयोग ने इसमें उत्तर माना है ए को। किसको उत्तर माना है? ए को, जो कि 2011 के बाद की चीजों को उसने शामिल किया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ रहा है? 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साफ अगर हम बात करें, मलिन बस्तियां नहीं थी, तो वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास गांव में ज्यादा जनता निवास करती है, नगरीकरण ज्यादा नहीं है? तो 11 के अनुसार वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है? लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। तो 2011 के अनुसार दमन और द्वीप में लिंगानुपात सबसे कम था। 618 लड़कियां 1000 लड़कों पे। 618 लड़कियां। सबसे ज्यादा कहां था केंद्र शासित में? 1037 लड़कियां 1000 लड़कों पे। लिंगानुपात सबसे ज्यादा था कहां पे? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में। सबसे कम कहां है? दमन और द्वीप में। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? ऐसे कौन सा शहर नहीं है जहां पे मिलियन में जनसंख्या की वो बात कर रहा है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 जनगणना के अनुसार 7 ऐसे जिले थे जो मिलियंस में थे, जिसमें मेरठ भी शामिल, आगरा भी शामिल, प्रयागराज। लेकिन मिलियन में मुरादाबाद अभी नहीं था। कौन नहीं था? मुरादाबाद नहीं था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा न्याय? सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अगर आपसे इस क्वेश्चन का उत्तर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आप इसको बताएंगे कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका रूस से। भारत की संविधान में न्याय को की अवधारणा को कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? रूस से लिया गया। ठीक है, चलिए। क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? किस अंतरराष्ट्रीय समझौतों में वह कानून कब बनाएगी? पहली बात तो ये भाग 6 के आसपास का टॉपिक हम बात करेंगे। और ये कब है? जब भाग 6 समाप्त होगा तुरंत तो हो जाएगा। संसद को अधिकार है क्या? 253 कि वह राज्य की सूची पर भी कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? राष्ट्रपति बनने के पहले 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष थे और ये बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? ऑप्शन ए है कुल सदस्य 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो कम हो, गलत। बी सदन की कुल सदस्यता का आधा, गलत। 1/2 नहीं होता। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 1/4 भी नहीं होता। क्या है? 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनमें जो ज्यादा हो वही मान लिया जाता है कोलम, और कोलम होता कितना है 1/10, ये आपको बताया गया है। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया, मुझे भी लगा था, लेकिन ठीक है। 93 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? अगर 93 की बात करेंगे तो यार ये चारों शामिल नहीं थी। ये चारों शामिल कब हुई है? ये चारों शामिल हुई है 2003 में। 2003 के 92वां संशोधन में चारों शामिल हुई है। लेकिन आयोग ने इसमें उत्तर जो माना है वो संथाली को माना है। किस बीएड पे माना है, कोई बहुत खास डिटेल समझ में नहीं आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र मतलब म्यांमार के बाद जो हमारा क्षेत्र आता है, आसियान का जो ग्रुप है पूरा, के लिए भारत के 6 सूची प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी इस मामले में सबसे ज्यादा फेल प्रधानमंत्री थे। और ठीक है, मनमोहन सिंह से मतलब ही नहीं, गुलजार अटल बिहारी वाजपेयी पूरब से संबंध को अपने आप बहुत मजबूत करना चाहते थे। इसमें उन्होंने कालादान प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है, जो अपने म्यांमार को डायरेक्ट रास्ता दिया था म्यांमार होते हुए। उन्होंने बहुत ज्यादा सजग थे आसियान को लेके, आसियान देशों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन संभव नहीं हो सका, वो प्रोजेक्ट अभी भी ठप है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 यार ये सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 ये भी हमारा सही है। अगला कौन सा, महिला साम्राज्य योजना 1989, तो यार ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये बेटा सही है 2001। इस आंसर में हमको इसको सही करना, वैसे इसकी टाइमिंग गलत थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंचवर्षीय योजनाओं का विकास मॉडल किस पे आधारित था? अब यार मान लो 1 ही 2 का हमको तुमको याद हो, सबका ना याद हो, इसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसको याद ही रहता है, लगभग तो याद ही रहता है। जैसे पहली किसकी थी? पहली आपकी हो जाएगी डोमर की। तो अब देख लो तुम, ए में 2 कहा, 2 ये गलत हो गए, ये गलत, सॉरी ये गलत हो गए और ये गलत हो गए, बचा बी और सी। अब द्वितीय योजना किसकी थी? द्वितीय योजना हमारी थी किसकी? चक्रवर्ती मॉडल की शायद थी। किसकी योजना थी भाई? बी में 1 में 4 बता रहा, चाहे महान लोविस की रही होगी, चाहे एक्स चक्रवर्ती की मॉडल रहा होगा। तो यहाँ पे किसका मॉडल है? बी हमारी थी महान लोविस। तो हमारा ये वाला डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? भारत की जो लगभग भारत या जो टूरिज्म को लेकर देश हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था का है वो है सेवा का क्षेत्र। अब भारत में सेवा का क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो लगभग प्रतिशत है 53, उद्योग का लगभग प्रतिशत है 28 जो योगदान है, और कृषि का है 18। तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। अगला प्रश्न हमारा है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, खेत है, वह जाना जाएगा सीमांत किसान, बड़ा किसान, मध्यम किसान, लघु किसान। अगर तुमको सीधा है उत्तर बता दे तो लघु किसान। लेकिन अब तो जानना पड़ेगा यार कि होता क्या है इसमें। तो सीमांत जो किसान होगा, जो सीमांत किसान होगा, उसके पास 1 हेक्टेयर तक जगह होगी, 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जमा सीमांत किसान है। उसके बाद दूसरा क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर की जगह जो है, 1 से 2 हेक्टेयर लघु किसान है, 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। मध्यम जो किसान है उसका है 4 से 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा का क्या माना जाता है? बड़ा किसक माना जाएगा। 1 हेक्टेयर बराबर 3.5 लगभग बीघा माना जाता है। गांव में 3 ही मानते हैं, 3.5 बीघे के आसपास माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के जिन व्यवसायों का विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तथा टर्नओवर 5 करोड़ है, उन्हें जाना जाता है। 1 करोड़ लगा के और पूरे वर्ष का टर्नओवर 5 करोड़ का हो, ऐसे व्यापारी क्या कहलाएंगे? छोटे उद्यमी, लघु उद्यमी, सूक्ष्म उद्यमी और मध्यम उद्यमी। तो इसमें बेटा जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा मध्यम उद्यमी। कौन सा हो जाएगा? मध्यम उद्यमी हो जाएगा, ठीक है। अगला जैसे इसमें है क्या, अब जो सूक्ष्म उद्यमी का प्रमाण है वो सूक्ष्म उद्यमी का क्या है? लघु उद्यमी। सूक्ष्म उद्यमी 1 लगा के 5 करोड़ तक,
ये हमारा सूक्ष्म उद्यमी है। ठीक, अब लागत 1 है, टर्नओवर कितने का है, टर्नओवर 5 का है। इसके बाद हमारा आता है लघु जो आएगा, इसकी लागत होगी इन्वेस्टमेंट 1 से 5 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, 1 से 5 के, और 5 से 50 के बीच में क्या होगा, इसका टर्नओवर होगा। और जो बड़े उद्यमी होंगे, जो बड़े उद्यमी कभी आएंगे, वो 10 से 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, उनका टर्नओवर 50 से 250 करोड़ का लगभग होगा। तो ये आपका इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में किस उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। अब आप किसानों का धरना तो याद ही होगा, 2020 किसानों का धरना था, जिनमें पहला आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, संविदा किसी शामिल थी एग्रीमेंट के तहत, लेकिन सिर्फ एक चीज को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा जिसको आप फिक्स करिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एक आप बिल लगाइए, रेट होना तय, न्यूनतम बिल होना चाहिए। इसी का पूरा विरोध था, जो बाद में वापस हो गया कानून। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 ये सही है भैया। भारतीय संविदा अधिनियम 1870, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम, तो यहाँ पे ये वाला सही नहीं है, लेकिन इसकी डेट अभी तो याद नहीं है मुझे, आप देख लीजिएगा, शायद 1871-72 के आसपास होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करके उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। सी रंगराजन, IG पटेल, फिर कौन है, डॉक्टर डी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। इन पे क्या करना है, विचार करना है, और इनके गवर्नर की टाइमिंग डालनी है। तो मनमोहन सिंह की टाइमिंग यार 82 से 85, 1982 से 1985 किसकी टाइमिंग थी, गवर्नर की। ये टाइमिंग थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और ये भारत के RBI के 15वें गवर्नर थे। ये कौन गवर्नर थे, 15वें गवर्नर थे। फिर दूसरे कौन है, डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव की नोट आपको देखने को मिलती होगी, तो बहुत पहले थे, 2008 से 2013 थे। और ये गवर्नर कौन से थे, 22वें। तो यहाँ पे 15वें और 22वें दो लोग मिल गए। इनको देख लिया जाए, सी रंगराजन। सी रंगराजन कौन है, सी रंगराजन की नोट भी शायद आपको मिल ही जाती होगी। क्यों, क्योंकि ये है 1992 से, कब तक ये थे, 1992 से 97 तक। और ये गवर्नर जनरल थे हमारे 19वें, ये 19वें थे। IG पटेल, इनकी नोट्स हमको आपको नहीं मिलती। इंद्र प्रसाद, गोवर्धन भाई पटेल, ये 14वें गवर्नर थे RBI के। कौन से गवर्नर थे मेरे भैया, 14वें गवर्नर थे। और इनकी जो टाइमिंग थी वो थी 1977 के आसपास। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर जहां पे होगा, इसको गलत काटिए, इसको गलत, सॉरी इसको गलत काटिए, इन दोनों को विचार करना है। तो यहाँ पे 14वें हैं, इनको उठाइए पहले पे, और ये कौन से हैं, 15वें। 15वें मतलब 2 के बाद 4, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, 2 4 और 1 3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य नहीं, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ नहीं, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य नहीं, अप्रगामी। और अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है किसमें, सितार में। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ये एकदम सही पॉइंट है, मनुष्य का कान 2000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन 1000 उसके लिए सबसे अच्छी ध्वनि मानी जाती है। दूसरा, मनुष्य की आंख पे लाल रंग सबसे सुग्राही होता है, बिल्कुल गलत। क्यों, हरा सबसे सुग्राही होता है, लाल और नीला विरोधी होता है, तो ये गलत है। तीसरा, सुनने की दृढ़ता 1.10 सेकंड होती है, ये भी सही है। दृष्टि की क्षमता 16 होती है, ये भी सही। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, वो सही नहीं है। अगला प्रश्न, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पे अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। अगर किसी भी बल्ब को हम ऐसे लगा के फिर ऐसे लगा देंगे, देखिए एक ही श्रेणी में,
तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो समानांतर जुड़े होंगे तो क्या होगा, समानांतर जुड़े होंगे तो किसमें क्या करेंगे, ज्यादा लाइट देंगे। तो जब वो समानांतर जुड़ेंगे तो ज्यादा लाइट देंगे, लेकिन जब श्रेणी में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, लाइट कम देंगे। तो यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे, 2 को लगा देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन 60 प्रश्न पूरा हो गया, और अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो 60 प्रश्न का मिलेगा। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।